नमस्कार दोस्तों, 10वीं कक्षा का विज्ञान के लिए जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, हम बात कर रहे थे विज्ञान की। और विज्ञान में हमारे पास में अध्याय जो था वो अध्याय है दूसरा, और उसमें बात हो रही थी परिसंचरण की, है ना। परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अब सीधी सी बात अपन कर रहे हैं, क्लास है ये 10th, ध्यान देना। जो लोग रीट का एग्जाम देना चाहते हैं या जहां पर भी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान शब्द आता है, उनके लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, हमने परिसंचरण में रक्त एक शब्द आता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रक्त की बात कर रहा हूं। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब क्या हो गया? तरल का मतलब हो गया लिक्विड, और संयोजी उत्तक यानी कि जोड़ने वाला। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी कार्य और संरचनाएं समान होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब दिमाग में अगला क्वेश्चन है, सुनना। रक्त है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। बुक्स में अपने आपने जब देखते हो, पढ़ते हो, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसका पीएच, है ना, इसका पीएच 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और 7.4 को अपन क्या बोलते हैं? क्षारीय होता है। 7.4 क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच 7.4 या कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास में हमने जो अध्याय आगे के पढ़ेंगे उसमें देखेंगे अपन, एक तो होता है अम्लीय, दूसरा होता है क्षारीय। क्या होता है बोलो? क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय दो चीजें होती हैं। अम्लीय में कौन होगा? जिसमें अम्ल यानी कि 0 से लेकर 7 के मध्य, यानी कि 6.9 के मध्य जो होगा उसे अपन बोलेंगे अम्लीय। और 7 के बाद में लेकर के 14 तक के मान जो होगा वो होगा क्षारीय। पीएच क्या है? तो पी एक पुसास है। पी का अर्थ होता है पुसास। ये क्या है? एक प्रकार का जर्मन शब्द है। क्या है ये? एक जर्मन शब्द है। और इसका अर्थ जो होता है वो अर्थ होता है शक्ति। जर्मन शब्द है और अर्थ क्या होता है इसका? शक्ति होता है। ध्यान देना। तो 7 कितना पीएच कितना होता है? रक्त का 7 होता है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया। तो रक्त का पीएच 7 होता है और क्षारीय होता है। कैसा होता है ये? क्षारीय होता है। अच्छा, रक्त का निर्माण जो है, तो लिखेंगे अपन रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं या जो नवजात होते हैं, कैसे होते हैं? नवजात, उनका रक्त जो है वो प्लीहा में निर्मित होता है। प्लीहा में। एक ध्यान देना, मैं रक्त को आगे जाके 2-3 भागों में बांटूंगा। मैं रक्त को लाल रक्त कणिकाओं में, मैं रक्त को श्वेत रक्त कणिकाओं में और प्लेटलेट्स में डिवाइड करूंगा। तो वहां पर शब्द आएगा प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। तो बिंबाणु जो आएगा उसके अंदर भी केंद्रक नहीं होगा और उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा करेगी। ठीक है ना? 10वीं वाले समझ रहे हैं इस बात को? तरल से जो उत्तक से निर्मित होता है, क्षारीय होता है, और इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा से होता है, और नवजात के अंदर कैसा होता है? ये प्लीहा से निर्मित होता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है आखिरकार कि रक्त का काम क्या है? रक्त हमारे शरीर में क्या करता है? तो रक्त के कुछ विशेष कार्य होते हैं। उनमें से पहला कार्य होता है परिसंचरण। क्या है? परिसंचरण। क्या करता है ये? खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। आपने खाई तो रोटी थी, लेकिन शरीर में रोटी दौड़ने से तो रही, है ना। यूँ थोड़ी आपने रोटी खाई, शरीर में पूरी एक रोटी दौड़ रही है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। तो उस एनर्जी को शरीर के नीचे जो अंगूठा है, अंगूठे के जो नाखून है, वहाँ तक भी पहुँचाना है, और बाल के जो जीवित भाग है वहाँ तक भी पहुँचाना है। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ऐसा मीडियम चाहिए जो उस एनर्जी को वहाँ तक पहुँचा सके। उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन परिसंचरण करने के लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए हम कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, और वो ढूंढी हुई चीज़ क्या है? रक्त है। शरीर में क्या चीज़ है? वो रक्त है। तो एक चीज क्लियर होगी, रक्त क्या करता है? परिसंचरण करता है। किसका? भोजन का। किसका परिसंचरण करता है ये? किसका करेगा? भोजन का। साथ साथ में किसका? खाद्य पदार्थ, भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ का, और किसका? वायु का।
आपका परिसंचरण कर रहा है। काम नंबर 1 परिसंचरण होने के बाद में दूसरा क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का भी क्या, गैसों का क्या कर रहा है, ये गैसों का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है या परिसंचरण कर रहा है। तीसरी बात, रक्त जो है वो तापमान का नियंत्रण कर रहा है, तापमान का नियंत्रण करता है। देखो कैसे, ठंड लगने पे आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, यहां पर भी ब्लड आके जा रहा है, तो वो गर्मी जो है पूरे ब्लड तक पहुंच रही है ना। अगर आपने अपना हाथ फ्रिज के अंदर रख दिया है ना, तो आपको पूरे शरीर को ठंड लगने लगेगी। क्यों कि रक्त यहां से होकर वापस ब्लड में जा रहा है, पूरे ब्लड जो है पूरे शरीर में होकर हृदय में जा रहा है, तो हृदय में जाकर उसको ठंडक महसूस पूरे हृदय को होगी, उसके बाद पूरे शरीर को होगी। यानी शरीर के किसी भी भाग में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो रक्त के द्वारा शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो तापमान के नियंत्रण में भी सहायक है, गैसों के विनिमय में सहायक है, भोजन और खाद्य पदार्थों के विनिमय में सहायक है। इसके साथ साथ में क्या कर रहा है, ये रक्त जो है वो शरीर के अंदर शरीर को क्या कर रहा है, यूं समझिए कि पूरा जीवित रखने का कार्य रक्त ही कर रहा है। अगर मान लो कल्पना करो कि आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाए, क्लॉट हो जाए, जम जाए, तो इंसान की क्या हो जाएगी, प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि आखिरकार मनुष्य के शरीर में कितना रक्त है। तो हमारे शरीर में 5 लीटर तक रक्त पाया जाता है। अब 5 लीटर तक रक्त होता है, 1 बाल्टी भरा ब्लड है हमारे शरीर में, है ना। 5 लीटर की 1 बाल्टी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, तो कितना होता है, 5 लीटर तक होता है। इसका संगठन किस प्रकार का है, देखिए रक्त जो है मुख्यतः 2 भागों से निर्मित है। कितने भागों से निर्मित है, मुख्यतः 2 भागों से निर्मित है। एक तो होती है प्लाज्मा, और एक होता है हमारे पास में कणिकाएं। एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है हमारे पास में कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो रक्त की लगभग 55% होती है ना। तो कणिकाएं कितनी हुई, लगभग रक्त की 45% होती है। प्लाज्मा जो है रक्त की लगभग कितनी होती है, 55% होती है। और यह जो प्लाज्मा है रक्त को 3 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है रक्त को, 3 भागों में। कौन कौन सा, एक तो हमारे पास में कौन सा आएगा, RBC, एक हमारे पास में कौन सी आएगी, WBC, और एक होगी हमारे पास में बिंबाणु। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रक्त को 3 भागों में बांटने का काम कौन कर रहा है, ये। प्लाज्मा कितनी है, देखिए प्लाज्मा जो है इसके अंदर भी पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा है, लेकिन इस प्लाज्मा का 92 प्रतिशत जल होता है। प्लाज्मा का 92% क्या होता है, प्लाज्मा का 92% क्या होता है, जल होगा आपका, है ना। अच्छा, बाकी का भाग जो होगा वो किसका होगा, कार्बन का या कार्बनिक पदार्थों का और अकार्बनिक पदार्थों का। बाकी का जो होता है भाग वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का और अकार्बनिक पदार्थों का। क्या चीजें क्लियर होगी, रक्त में क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मा पाया जा रहा है, और प्लाज्मा होने के साथ साथ में ये प्लाज्मा जो है पूरे बॉडी में रक्त का कितना % है, 55% भाग है। उसके साथ साथ में उस 55% का 92% भाग जल है, और जो बाकी का 8% बचा हुआ है वो 8% क्या है, 8% क्या है, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है। तो हमारे शरीर के लिए हमने भोजन और संचरण की बात करी, शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, 5 लीटर रक्त होता है, इसकी हमने बात करी। साथ साथ में अपन ने प्लाज्मा की बात करी और कणिकाओं के बारे में भी बात कर ली। प्लाज्मा के बारे में हमने क्लियर कर लिया। अब मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार रक्त का भाग कितना है, या हम कह सकते हैं कि कैसे समझा जाए। इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा समझिए इसको ताकि आप क्लियर समझ पाए इस चीज को। 2 मिनट में आप समझेंगे। पहले तो मैं लिखूंगा यहां पर रक्त, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, रक्त लिखूंगा। ब्लड जो है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग हमारे पास में आएगा प्लाज्मा, क्या आएगा, प्लाज्मा।
रक्त की अपन बात कर रहे थे कि आखिरकार रक्त, मैंने पूरा चेकरबोर्ड यहाँ ड्रॉ किया है। तो रक्त क्या है? प्लाज्मा और ठोस कोशिका कणिकाओं में विभक्त है। प्लाज्मा और ठोस कोशिका कणिकाओं में विभक्त है। प्लाज्मा जो है वो कितना, मैंने बोला था 55% भाग है, और उस 55% का वर्णाणु प्रतिशत यानी कि 92% क्या होता है? तो जल होता है, और 8% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। दो प्रकार के भाग होते हैं उसमें, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा है उसके 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, है ना। कौन कौन से हैं? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और कौन सा है? बिंबाणु हैं। ये 3 प्रकार के भाग हैं, है ना। आरबीसी जो होती है, ब्लड के अंदर लगभग 99% भाग क्या होगा? आरबीसी का होगा। लगभग कितना प्रतिशत होगा? 99% भाग जो होता है आरबीसी होगा। जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, इसको आप एज इट इज उतारें, है ना, एज इट इज उतारते रहें आप, ताकि आपको बनाने में सहायता मिलेगा। 99% भाग किसका हुआ? आरबीसी का हो गया, यानी कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। अच्छा, लाल रक्त कणिका में लाल जो है वो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। और हमारे लाल रक्त कणिकाओं में मनुष्य में जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। कंप्लीट है यहाँ तक? क्या पढ़ा अपन ने प्लाज्मा देखी, एक तरफ ठोस कणिकाएं देखी हैं। प्लाज्माओं के 55% मैंने बोला है, 55 का 92% जल है और 8% अकार्बनिक पदार्थ है। लाल रक्त कणिकाओं की अपन ने पूरी स्टडी कर ली है कि लाल रक्त कणिकाएं क्या है। उसके बाद में आती है दूसरा भाग उसका, यानी कि प्लाज्मा का दूसरा भाग, सेकेंड भाग हमारे पास में आता है, वो है डब्ल्यूबीसी। क्या करती है डब्ल्यूबीसी? इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिका। क्या करती है? प्रतिरक्षा। किसी से भी शरीर के अंदर अगर कोई भी बाहर का भाग शरीर में प्रवेश करता है तो उससे रक्षा करने का काम कौन करेगा? हमारे पास में डब्ल्यूबीसी करेगी। ये आपको अच्छे ढंग से पता है कि प्रतिरक्षा का काम कौन कर रहा है? हमारे पास में डब्ल्यूबीसी करेगी। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स। प्रतिरक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी को अपन यहाँ पर 2 भागों में बांटेंगे। डब्ल्यूबीसी को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भागों में। पहला भाग होगा ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकीय भाग, है ना। ग्रेन्युलोसाइट्स। जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो इसको वीडियो को देखने में, बार बार कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक आएगा हमारे पास में ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा हमारे पास में आएगा ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन कणिकीय, है ना, कणिकीय। और इसको बोलेंगे अपन अकणिकीय, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को कितने भागों में बांटा है? तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कौन कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। कितने भागों में बांटा है अपन? इसको 3 भागों में विभक्त कर लिया है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं उनको अपन ने 2 भागों में बांटा है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती है उनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। एक होती है टी कोशिका, एक होती है मारक कोशिका, एक होती है बी कोशिका। कौन कौन सी कोशिका हैं? एक होती है टी कोशिका, एक होती है मारक कोशिका, एक होती है बी कोशिका। लिम्फोसाइट को एक तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स क्या हो गया? लिम्फोसाइट हो गया। और एक कौन सा होगा? मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट कोशिका है। वापस देखना, क्योंकि बहुत स्पीड से बोला हूँ, देखना क्या किया अपने। डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा के 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के अपने पूरा पढ़ने के बाद में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, ल्यूकोसाइट बोलेंगे, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाएगा। इसके 2 भाग हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट मतलब कणिकीय। इसके 3 भाग है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है ना। जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट्स को 2 भाग है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स के अपन ने टी मारक कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, मारक कोशिकाएं और बी कोशिकाएं कहा है ना। और इसको अपन ने क्या बोला? मोनोसाइट्स अपने आप में एक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं हैं। ये किसकी बात होगी? तो डब्ल्यूबीसी की बात।